नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे 6th क्लास के एनसीईआरटी से हैं। पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर नहीं है, आपके यहाँ फर्स्ट और सेकंड लेसन इसमें मैंने कवर किए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके माध्यम से आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ कवर हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले आरंभिक लोग किस नदी के किनारे बसे थे? आपके समक्ष है ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु और डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नर्मदा। ये आपकी जो एनसीईआरटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट लेसन है, उसमें ही दिया गया है कि जो कई लाख साल पहले लोग कहाँ रहा करते थे, तो वो रहते थे नर्मदा नदी के किनारे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये मैंने वहीं से उठाया है। आरंभिक लोग यानी कि आपके जो भी पढ़े लिखे आपके वे लोग जो आदिवासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि संग्राहक। ये शब्द आपको आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक लोग जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी जिनको जंगलों की विशाल संपदा के बारे में जानकारी थी, वो क्या कहलाते थे या उन्हें हम क्या कहते हैं या कहते थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है आखेटक, बी है आखेटक और संग्राहक, तीसरा है संग्राहक, फोर्थ ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी है आदिवासी। तो देखते हैं दोस्त इसका जो इसका राइट आंसर है वो क्या है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा बी आखेटक और संग्राहक। संग्राहक जो अपने भोजन की व्यवस्था इधर उधर घूम घूम करके चारों तरफ के जंगलों में फूल फलों से इकट्ठा करते हैं, और आखेटक वे लोग जो शिकार करते हैं। आखेट का मतलब ही होता है शिकार। तो यानी कि आपको उनकी जीवन शैली का यहाँ से पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8000 साल पहले सुलेमान व किर्थर की पहाड़ियों में रहने वाले लोग किस प्रकार की खेती करते थे या किस फसल की खेती करते थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है गेहूं और जौ की खेती करते थे, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी बाजरा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुलेमान व किर्थर की पहाड़ियाँ है कहाँ, एक बार आपको अंदाज़ा लग जाए। अगर आपने ऐसा कुछ इंडिया का मैप देखा है, इसको हम गुजरात का भाग मान लें, यहाँ से इंडिया का भाग मान लें, तो जो आपका ये पश्चिमी भाग है जम्मू कश्मीर से क्रॉस करके पश्चिम की तरफ सुलेमान व किरसर की पहाड़ी आपको मिलेगी। वहाँ किस प्रकार की सबसे पहले खेती स्टार्ट हुई थी? तो वह हुई थी गेहूं और जौ की। ये क्वेश्चन कई बार आपको एनडीए लेवल के एग्जाम में देखने को मिलेगा या मिला भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका, गारो व मध्य भारत में आरंभिक लोग किस फसल की खेती करते थे? गारो यानी कि आपने सुना होगा कभी गारो खासी जयंतिया, जो आपका मेघालय का क्षेत्र है। अगर मैं थोड़ा सा आपको मैप लोकेट करने की कोशिश करूं, अगर हम इसको बंगाल माने तो यहाँ मेघालय का आपका क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ ऐसे पहले गारो है, फिर खासी, फिर जयंतिया। तो इस गारो क्षेत्र में, और आरंभिक लोग मध्य भारत यानी कि आपका सतपुड़ा विंध्याचल के अक्षेत्र में किस फसल की सबसे पहले उन्होंने खेती स्टार्ट की थी? यानी कि भारत में 2 प्रकार की फसलें उस समय चल रही थी। तो पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा जौ, चौथा ज्वार। इसका जो राइट आंसर है वो है चावल। तो आपसे पूछेंगे चावल की खेती सबसे पहले भारत के किन भागों में शुरू की गई थी? ये नवपाषाण काल से संबंधित आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे आरंभिक नगर कब फले फूले? यानी कि सिंधु घाटी की जो आपकी सभ्यता है उसकी स्टार्टिंग होने के बाद जो नगरीय सभ्यता उसका रूप उभर के आता है, नगरीय रूप, वो कब आपके सामने आता है? ऑप्शन ए 4700 साल पहले, ऑप्शन बी 3600 साल पहले, ऑप्शन सी
5500 साल पहले, और ऑप्शन डी आपका 6700 साल पहले, 6700 साल पहले। इसका मतलब है कि कितने साल पहले, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन ए है वो राइट है। ये उस काल की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप हड़प्पा सभ्यता के काल को देखो तो उसके 3 काल हैं। पहला पूर्व हड़प्पा, दूसरा मैच्योर हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा, और तीसरा है उत्तर हड़प्पा। यानी कि पहली वो स्थिति है जब नगरों का विकास हो रहा था, नगर पूरी तरह नहीं बने थे। दूसरी वो स्थिति है जब नगरों का विकास हो चुका था। तीसरी जब नगरों का पतन हुआ, दोबारा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वहाँ शुरू हुई। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो गंगा नदी है और तटवर्ती इलाकों में पहली बार नगरों का उदय कब हुआ? पहली बार आपके नगरों का उदय कब हुआ? तो आपके पहली बार नगर उदय हुए थे, ऑप्शन ए 2500 साल पहले, ऑप्शन बी 1500 साल पहले, ऑप्शन सी 3500 साल पहले, ऑप्शन डी 2600 ईसा पूर्व। यह मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। अगर मैं इसमें 2600 जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें अगर मैं 2000 और ऐड कर दूं तो आज का वर्तमान समय हो जाएगा, यानी कि 4600 साल पहले। आपका क्वेश्चन है ये। तो इसका अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। 2500 में से अगर आप 2000 माइनस करोगे तो आप एक काल के पास पहुंचोगे, वो है 500 BC का काल, या 500 ईसा पूर्व। और यही वह काल है जब महात्मा बुद्ध जैन धर्म का उदय हो रहा था। साथ ही साथ में उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद महाजनपद का काल का कुछ ऐसा ही है, और नगरों का उदय भी इसी काल में होता है। नेक्स्ट है, इस वीडियो में मैंने केवल 2 ही लेसन्स को कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा के दक्षिण में सोन नदी के किनारे कौन सा आरंभिक राज्य उभरा? मगध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोसल, ऑप्शन सी अंग, और ऑप्शन डी वज्जी संघ। तो उम्मीद है कि आपको ये उत्तर तो पहले ही अंदाज़ा लग गया, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो आपकी गंगा नदी आपकी जो गंगा नदी बहती है वो कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश से होते हुए बहती है, और सोन नदी बिहार में इसको आके टच करती है। इस क्षेत्र में आपका जो नगर उभरेगा उस नगर को हम मगध के नाम से जानते हैं। लेकिन कौशल उत्तर प्रदेश, यहाँ क्षेत्र है कौशल का, कुछ ऐसा मान के चलो आप। अंग बंगाल की तरफ था, और वज्जी संघ आपका उत्तरी बिहार की तरफ था। इनकी कुछ लोकेशन आपको समझ में आ गई है। मैंने 4 महाजनपदों और राज्यों को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज है, इसमें बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व के भाग को क्या नाम दिया? उत्तर पश्चिम यानी कि आपका वही क्षेत्र जहाँ से सुलेमान कृष्ण की पहाड़ियाँ, यहाँ से लोग आते थे, ईरान के लोग, यूनान के लोग, वो क्या कहते थे? तो इंडिया कहते थे, आर्यावर्त, भारत, या जम्बू द्वीप। तो आपको मैं बताऊँ, इसका आंसर राइट है, वो है इंडिया। तो इंडिया नाम हमें इंडस नदी से मिला है। इंडस नदी के पूर्व का भाग, यानी कि मान लीजिए आपकी ये इंडस नदी है और ये लोग यहाँ आए, इसके पूर्व का भाग यानी कि ये भाग जो कि इंडिया है, इस साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? यानी जो शब्द इंडस है इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? इंदु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी भारती, और ऑप्शन डी जम्बू। तो मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सिंधु, यानी कि सिंधु नदी के लिए ही इंडस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये बस मैंने आपको एक चीज़ याद करवाने के लिए क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट है आपका, अतीत के स्रोत के रूप में पांडुलिपि का प्रयोग होता है, सामान्यतः किस चीज़ पर लिखी मिलती है? इसके ऑप्शन थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको डाल दूं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाए होंगे।
यानी किस चीज़ पे आपको पांडुलिपि लिखी मिलती है? तो आपने पढ़ा होगा हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले भुज पेड़ की छाल पर, ये भी ठीक है। ताड़ पत्थरों पर, ये भी ठीक है। और पत्थरों पर जो मिलते हैं वो आपके पांडुलिपि नहीं होती, बल्कि वो क्या होते हैं, आपके अभिलेख होते हैं, अभिलेख। अतः इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में लोग यात्रा के क्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, यानी वो यात्राएं क्यों करते थे। ये नॉर्मल सी सिचुएशन है, इसको आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि आज आप यात्राएं क्यों करते हो, वैसे भी अनुमान आप लगा सकते हो। बस इसमें यह नहीं होगा विजय के उद्देश्य से। देखते हैं, काम की तलाश में तो हो सकता है, विजय के उद्देश्य से हो सकता है, धार्मिक उद्देश्य, व्यापार, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज भी ये सब कारण मौजूद है। ये आपकी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो भी बताती है कि इतिहास में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों यात्राएं करते थे। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर की गई यात्राओं से एवं बाहर से आए लोगों का संस्कृति पर क्या प्रभाव होता है आपकी, यानी कि आपकी जो संस्कृति है उसके ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति का विनाश हुआ, संस्कृति समृद्ध व विविध हुई, सांस्कृतिक टकराव से युद्ध हुए। देखो दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है और कन्फ्यूजिंग मैंने आंसर डाले हैं, लेकिन इसका जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा। संस्कृति का कभी भी वहाँ विनाश नहीं होगा, उसके कुछ ना कुछ तत्व मौजूद बने रहेंगे, पहली चीज़। दूसरा, समृद्ध होगी क्योंकि नई जो संस्कृति आई है वो अपने साथ कुछ तत्व लेके आएंगी, और पहले वाले तत्व और नए तत्व मिक्स होंगे तो आपका क्या बनेगा, विविधताएं बनेगी। और सांस्कृतिक टकराव से युद्ध हुए, ये टकराव का परिणाम है, ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए लोगों का संस्कृति पर क्या प्रभाव है। तो इसका ऑप्शन आपका पी जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक अगर घुले मिले उससे टकराव हो गए, वो युद्ध होगा, वो उसका परिणाम है, ना कि बाहर से आने वाले लोगों का संस्कृति पर प्रभाव। नेक्स्ट आपका, प्राचीन भारत के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको सबको पता होगा। तो प्राचीन भारत के लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। इसमें मैंने टाइम नहीं लिया, ना ही आपको दिया, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, ये कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट मैंने डाला है। ए प्राक संस्कृत, बी संस्कृत, सी कलिष्ठ हिंदी, और डी खड़ी बोली। आपका ऑप्शन मेरे ख्याल से या तो संस्कृत होगा या कलिष्ठ हिंदी होगा, बट ये ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट आंसर है वही ठीक है, प्राक संस्कृत यानी प्राचीन संस्कृत में लिखा गया है। यह संस्कृत जो आज की आपकी आधुनिक संस्कृत है, और जो उस समय की संस्कृत थी, उस समय की संस्कृति में और आज की संस्कृति में थोड़ा सा अंतर है। वो कलिष्ठ संस्कृत थी, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्थर व कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है आपको पता ही होगा। पहला अभिलेख, दूसरा पांडुलिपि, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए ठीक है इसका। ऑप्शन बी तो पांडुलिपि मैंने अभी बताया, ये क्या है, साहित्यिक स्रोत है। और पांडुलिपि या तो भुज पेड़ की छाल पर लिखी जाएगी या ताड़पत्रों पर, लेकिन जो कठोर सतह पर लिखे जाएंगे पत्थर वगैरह पे, उनको अभिलेख कहते हैं, और ये अपने आप में स्रोत है और ये साहित्यिक स्रोत का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिले अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आपने बताना है किस लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानिक व आर्मेयिक लिपि। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। तो इसका मैं आंसर आपको बताऊं तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि जो आपका आर्मेयिक व यूनानी लिपि है, मैंने अभी बताया था, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम मान के चलें तो इस क्षेत्र में आपको आज भी यूनानी भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो बल्कि मैं तो इतना भी कहूँगा कि आपके उत्तर भारत में भी कुछ यूनानी शब्दों का प्रयोग होता है, तो आर्मेइक यूनानी लिपि का वहाँ प्रयोग हुआ है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपकी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है फर्स्ट लेसन से ही मैंने उठाया है। वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, उनका अध्ययन किस विषय में किया जाता है? ये तो नॉर्मल सी बात है। पहला पुरातत्व में, दूसरा इतिहास में, तीसरा वस्तु विज्ञान में, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऐसी प्रणाली जिसमें हम अतीत में बनी वस्तुओं को अध्ययन करते हैं, अतीत में जो वस्तुएं बनाई गई थी, प्रयोग में लाई जाती थी, उसको हम पुरातत्व विभाग कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके महल बड़े बड़े, ये जो मान लीजिए आपका डिजाइनिंग वगैरह करके उन्होंने कुछ गेट तैयार किया, ये कुछ डिजाइनिंग, ऐसे जब भवन हो, उन भवनों के साइड में एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करता है, इसको बचाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। तो पुरातत्व विभाग है, वही इन चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है, इन चीज़ों का अध्ययन करता है। और इस चीज़ का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं हम पुरातत्वविद, न कि इतिहासकार। इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? साहित्य के लिए जो उस समय की जानकारी देता है, या फिर अभिलेख के लिए, या फिर सिक्कों के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो आपका ऑप्शन डी ठीक है यहाँ। साहित्य यानी कि उस समय का, मान लीजिए आपके पास ऋग्वेद है, वो हमें उस समय के समाज राजनीति की जानकारी देगा। अर्थशास्त्र है तो हमें मौर्य काल की जानकारी दे देगा। ठीक है। आपके पास उपनिषद है, आपके पास पुराण है, तो महाभारत काल की जानकारी दे देंगे। तो अलग अलग काल की जानकारी के लिए हमें इतिहासकारों को ये स्रोत के रूप में अच्छे लगते हैं, प्रयोग करते हैं उनका। अभिलेखों से अगर हम अभिलेखों को पढ़ पाएँ तो हमें पता चलता है कि उस समय की नीतियाँ कैसी रही होगी, या फिर वे लोग राजकाज को कितना महत्व देते थे, या जन कल्याण को कितना महत्व देते थे, उस समय के शासकों की रुचि पसंद क्या थी, या वो केवल विस्तार में विश्वास रखते थे। इतिहास लिखना अभिलेखों के माध्यम से भी आसान हो जाता है। सिक्कों के लिए यानी कि सिक्के भी आपके स्रोत के रूप में हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कौन से भारत के शासक या राजवंश हुए हैं जिनका अध्ययन हम केवल और केवल सिक्कों के आधार पर कर पाए हैं, तो उनका नाम है इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक है। इनका जो अध्ययन है वो सिक्कों के आधार पर ही हुआ है, वरना हमारे पास इनके अभिलेखों की नाम मात्र की संख्या हो सकती है, मेरे ख्याल से तो है भी नहीं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इसका कहीं अब तक जिक्र नहीं है, इसलिए मैं उसको बता भी नहीं रहा, स्किप कर रहा हूँ। ये पॉइंट कभी आगे आएगा तो हम बात करेंगे। लेकिन इनका पूरा का पूरा जो इतिहास लेखन है वो किस पे आधारित है? सिक्कों पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथनों पर विचार करें। इतिहास के मायने, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इतिहास के मायने अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हैं। यानी इतिहास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग महत्व रखता है, या उनके लिए अलग विषय हो सकता है वो। राजा और रानियों के विषय में इतिहास से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि इतिहास का जब आप अध्ययन करते हो तो हमें जो आपका राज परिवार है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, ना कि आम जनता के बारे में। क्या स्टेटमेंट ठीक है, क्या ये गलत है, आपने बताना है। ऑप्शन ए केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन बी केवल 2 स्टेटमेंट ठीक है, जो दूसरे नंबर की वो, ऑप्शन सी दोनों ठीक, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इतिहास का देखने का नज़रिया और मायना आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। आप इसे एक सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, तो मैं इसे एक जीवन के विकास के क्रम के रूप में देख सकता हूँ। या फिर एक किसान के लिए इतिहास का अर्थ अलग होगा, वहीं एक राज परिवार के लिए जो आज सत्ता भोगी हैं उनका अलग होगा। उनके देखने का नज़रिया इतिहास का अलग है, आपका अलग है। दूसरा, हमें ज़्यादातर राजा रानियों की ही जानकारी उनसे मिलती है, क्योंकि मैं पूरे इतिहास के दौरान जब आपको पढ़ाऊँगा, भले ही हम किसी राजवंश की पूरी डिटेल में चर्चा ना करें, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंस किसी राजवंश को कोई भी एग्जाम नहीं देता। वो संस्थापक पूछेगा या महत्वपूर्ण शासक कौन है वही पूछता है। तो राजा ही रानियों की हमें जानकारी मिलती है, आम जनता के बारे में बहुत ही कम हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है, इतिहास से जानकारी मिलती है। आम जनता के बारे में, इतिहास के बारे में हमारी समझ थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम बन पाती है।
आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने पहले बता भी दिया आपको। 1320 ईसा पूर्व की कोई वस्तु आज से कितनी पुरानी है? मैंने आपसे पूछा इतिहास की समझ है, समय पे आधारित है, समय का आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते। जैसे कितनी साल पुरानी होगी, तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और 20 के 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसके माध्यम से आपने एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी नोट कर लिए होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको दोबारा फिर देखने का मन होगा और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।